कि अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर जो की सेक्रेटरी है। शाह यहाँ पर जो को बताती है कि सभी मीडिया पहुंच चुके हैं और शो स्टार्ट होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि शो के बीच में कुछ लोग यहाँ पर हंगामा करने आ जाते हैं, जो कि जो की कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। वो लेडी यहाँ पर बताने लगती है कि जो अपनी कंपनी में टॉक्सिक फैब्रिक यूज कर रहा है, जिनकी वजह से उसके बेटे को कैंसर हो गया। और इसका प्रूफ देने के लिए वो सभी को इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी दिखा रही होती है कि ये बात सच है। और फिर मीडिया भी इन पर ही फोकस कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शाओ तो इसका सोल्यूशन निकाल लेती है और तुरंत ही यहाँ पर सभी को असली रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि जो लेडी वो रिपोर्ट दिखा रही है वो रिपोर्ट फेक है और उनकी कंपनी के फैब्रिक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो यहाँ पर कह देता है कि आप लोगों ने मेरी कंपनी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए आपके ऊपर लीगल एक्शंस होंगे। फिर ये लोग यहाँ पर तुरंत ही माफी मांगते हैं कि हम लोग तो बस पैसों के लिए नाटक कर रहे थे। तो जो इन लोगों से पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, उन्हें किसने ऑर्डर दिया था, पर ये लोग बताने से मना करते हैं। तो यहाँ पर जो के गार्ड्स इन लोग को पकड़ कर लेके जाते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपने काम पर लग जाती है और जो ने उसे कोई पार्टिसिपेंट की लिस्ट बनाने के लिए दिया होता है। शाओ ओवर टाइम करके ऑफिस में अपना काम कंप्लीट करती है और जैसे वो यहाँ से निकलने लगती है तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद उसका हॉस्पिटल में चेकअप होता है और डॉक्टर उसकी फ्रेंड लीना को इस बारे में बताने लगता है कि शाह को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और अब वो बचने वाली नहीं है और उसके पास अब सिर्फ 1 साल का टाइम बचा है। ये जानकर शाह की फ्रेंड लीना को यकीन नहीं आ रहा होता है कि शाह को ऐसी बीमारी कैसे हो गई। शाह भी यहाँ पर रोते हुए सारी चीजें सुन रही होती है और डॉक्टर कहता है कि अब उसे अपनी सारी विश पूरी कर लेनी चाहिए ताकि उसे कोई रिग्रेट ना रहे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शाह कंपनी में आने के बाद रिजाइनेशन लेटर लिख रही होती है। तभी जो जैसी ऑफिस में आता है वो उसे मॉर्निंग कहती है और फिर उसके ऑफिस में आकर उसकी सारी चीजें रेडी करती है और ये भी बता देती है कि उसने पता कर ली है कि लास्ट शो में जो हंगामे हुए थे उन सब के पीछे किसी वांग नाम के आदमी का हाथ है। तभी जो शाह से बताता है कि तुम्हारा आई मेकअप खराब हो गया है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। तभी शाओ यहाँ पर उसे बता देती है कि मुझे रिजाइन करना है। ये सुनकर जो शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन सैलरी दे रहा हूँ, इतनी ज्यादा सैलरी लेकर भी तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। तो ये कहती है कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो जो देख लेता है कि ये रो रही थी, वो सोचता है कि लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं काम के वक्त इतना ज्यादा हैंडसम लगता हूँ कि मेरी सेक्रेटरी को ही मुझसे प्यार हो गया और अब ये इस वजह से रिजाइन करना चाह रही है ताकि इसके काम के ऊपर इफेक्ट ना हो। फिर वो तो बड़ा स्टाइल मारते हुए उसे खुशी खुशी कहने जा रहा होता है कि वो उसे परस्यू करने का मौका दे रहा है, पर उससे पहले ही यहाँ पर शाओ कह देती है कि आज मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डेट पर जाना है। ये सुनकर तो वो शॉक रह जाता है। फिर जो को इस बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती है और दूसरी तरफ हमारी शाओ बैठकर रो रही होती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपना शावर लेने के बाद अपना चेहरा आईने में देखकर अपनी खुद की तारीफें सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा हैंडसम होना भी कितना बड़ा गुनाह है। मेरी सेक्रेटरी शाओ को जरूर मुझसे प्यार हो गया है और उसे लग रहा है कि वो मेरे लायक ही नहीं है, इस वजह से वो रिजाइन करना चाह रही है रियलिटी से बचने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि अपनी ब्लाइंड डेट के लिए जाती है और वो बंदा उसे फ्लावर देता है। शाओ के मन में चल रहा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मरने से कम मैं अपनी लाइफ के उस बंदे को ढूंढ लूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करे। हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ का ब्लाइंड डेट उसे कहता है कि ये पोज बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लाओ मैं तुम्हारी फोटोज लेता हूँ। तो वो कहती है कि सच में तुम तो बहुत ही फनी हो। अभी हम देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच जाता है और वो इन लोगों को ऐसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा जेलस होने लग जाता है और फिर ये शाओ की डेट खराब करने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट में आने लगता है और इतना स्टाइल मार रहा होता है कि सभी लड़कियां भी उसे ही देख रही होती है। अब यहाँ पर जो शाओ का ब्लाइंड डेट लू होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी फ्री टाइम में क्या हॉबीज होती है। तो शाओ फ्री टाइम वर्ड सुनते के साथ ही सोचने लग जाती है कि जो तो उसे हर वक्त कॉल पर काम ही काम करवाता रहता है। शाओ यहाँ पर लू को बताती है कि सेक्रेटरीज को 24 घंटे कॉल पर होना पड़ता है, इसलिए फ्री टाइम का तो सवाल ही नहीं।
तुम ही सोचो, आखिर कोई बॉस इतना ज्यादा एनर्जेटिक कैसे हो सकता है। इतने में यहाँ पर जो आकर बैठ जाता है तो लू पूछने लगता है कि ये कौन है। शाओ बताती है कि यही मेरे बॉस है। फिर लू यहाँ पर हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, पर जो तो अपने में लगा होता है। तो ये देखकर शाओ कहती है कि मेरे बॉस को माइसोफोबिया है। जो यहाँ पर पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, तो लू बताता है कि मैं अब तक अब्रॉड में काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया हूँ और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहा हूँ। फिर जो उसे और सवाल वगैरह करने लगता है कि उसने क्या स्टडी किया है। तो यहाँ पर शाओ से कहती है कि बॉस ये मेरी ब्लाइंड डेट है, कोई इंटरव्यू नहीं। सो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी एम्प्लॉय हो और तुम्हारी खुशियाँ मैटर करती है, इसलिए तो मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ। फिर जो यहाँ पर लू को ऑफर देने लगता है कि अगर तुम मेरी कंपनी में काम करोगे तो मैं तुम्हें 1 साल का 10 मिलियन दूंगा। ये सुनकर तो लू तुरंत ही खुश हो जाता है और ये ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उसे कहता है कि मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। तभी शाह यहाँ पर जो उसे पूछने लगती है कि बॉस क्या आप जानबूझ के यहाँ पर मेरी ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए आए हैं। तो ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना फ्री लगता हूँ। इतने में वेट्रेस यहाँ पर जो उसे पूछने लगती है कि उसने जो सीट बुक किया था वो खाली हो गई है, तो वो जाकर बैठे। तो यहाँ पर वो वेट्रेस को इशारा करने लगता है और शाओ तो ये सुन लेती है। तो कहती है कि देखा आप यहाँ पर जानबूझ के आए थे मेरी ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए। फिर जो यहाँ से वेट्रेस को भेज देता है और शाह से बताता है कि एक्चुअली ना मेरे क्लाइंट का शेड्यूल चेंज हो गया, तो इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ कंपनी जाकर ओवर टाइम वर्क करना होगा। तो शाह तुरंत ही कह देती है कि सॉरी मिस्टर जो, मुझे याद है कि मैंने आज आपसे छुट्टी ली हूँ। ये कहता है कि चलोगी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। तो शाह यहाँ पर बहुत ही गुस्से में कह देती है कि बॉस सब कोई आपकी तरह नहीं होता जो हर वक्त पैसे के पीछे पड़ा रहे। देखो मुझे अपनी लाइफ का अभी मोमेंट एंजॉय करने दो, ठीक है। फिर जो कुछ नहीं कहता और तभी यहाँ पर लू आ जाता है इसके लिए कॉफी लेकर। तभी जो इसे बताता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त हायर कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर कंपनी में ओवर टाइम वर्क करोगे, फिर ये कार तुम्हारी होगी। तो लू तो यहाँ पर खुशी खुशी मान जाता है कि ठीक है बॉस। और जो यहाँ पर शाह को इशारा करता है कि अब तो उसे चलना ही होगा। फिर इसके बाद वो ये लोग को लेकर अपने कंपनी के ऑफिस में आ जाता है और लू से कहता है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को इसी वक्त साइन करते हो तो मैं तुम्हें पूरे साल की डबल सैलरी देने वाला हूँ। ये सुनकर लू तुरंत ही साइन करने जा रहा होता है, तो शाह जल्दी से इसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम इसे पढ़ोगी नहीं। अभी इतने में जो यहाँ पर तुरंत ही नंबर काउंट करने लगता है, तो लू तुरंत ही उसे साइन करके दे देता है। लू कहता है कि क्या इसकी जरूरत है, तो कहती है कि क्या जरूरत नहीं है और उसे कह देता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगा। और फिर वो शाह से कहने लगता है कि सच में तुम तो मेरी लकी स्टार हो, अब तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। तभी जो ये सब देखते हुए इन दोनों को जल्दी से अलग करता है और लू से कहता है कि मेरी कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है और जो भी एम्प्लॉयज काम करता है वो 5 साल तक शादी नहीं कर सकते। लू कहता है कि क्या लड़के भी, तो जो बताता है कि मेरी कंपनी में जेंडर इक्वालिटी है। तो देखो अब तुमने साइन कर दियो ना, तो जाओ बाकी के प्रोसेस कर लो। फिर लू बहुत ही खुशी खुशी चला जाता है और फिर जो यहाँ पर शाह से कहता है कि देखो तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है, ये बंदा थोड़े से पैसों के लालच में तुम्हें छोड़कर चला गया, तो सोचो आखिर ये तुम्हें अच्छे से कैसे ट्रीट करता। तो शॉय से चिल्लाने लगती है कि बॉस वो एक इंसान है, कोई चेस पीस नहीं है। और क्या आप भूल गए हो कि कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए पहले उसके बारे में पता लगाया जाता है, ऐसे ही नहीं लिया जाता है। ये सुनते के साथ ही जो सोच लगता है कि मुझे पता था कि ये मेरी बहुत केयर करती है। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता कर लो। शाह सुनकर और गुस्सा होती है और उसे चिल्लाती है कि मैं एक इंसान हूँ, कोई गॉड नहीं हूँ जो 3 मिनट में काम करूंगी। आपके लिए इतने सालों से काम करके मैंने कितना कुछ सही हूँ। तो जो कहता है कि तुम क्या कह रही हो कि मैंने 6 सालों से तुमसे काम करवा के तुम्हें टॉर्चर किया हूँ। और फिर जो यहाँ पर इसे पूछता है कि अब रात होने वाली है तो अब तो बता दो कि तुम कहना क्या चाहती हो। ये कहती है कि ठीक है वैसे भी मैं रिजाइन करने वाली हूँ, तो आज मैं तुमसे सारी चीजें क्लियर कर ही लेती हूँ। सो कहता है कि ठीक है सुनाओ, मैं भी तो सुनूं कि तुम किस चीज से इतनी डिससेटिस्फाइड लग रही हो। फिर शाओ से चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम जैसे इंसान को बस रिजल्ट की पड़ी होती है और तुम्हें दूसरी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है।
तुम्हारा एक डिसीजन तुम चाहते हो कि दूसरे ऑर्डर की तरह माने। तुम हर दिन आईने में अपनी इमेज तो देख लेते हो, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि दूसरों की नजरों में तुम्हारी क्या इमेज है? तुम एक सेल्फिश इंसान हो और तुम्हारे साथ काम करके मैं थक चुकी हूँ, और तुम्हारे साथ इन 6 सालों में काम करके आज तक मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिला। और सोचो, क्या ये थोड़े से पैसे उस चीज का भरपाई कर सकती है? और फिर ये सब सुनाने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। ये कहता है कि लेकिन तुमने मुझे पहले कभी नहीं बोली कि तुम नहीं करना चाहती हो। ये कहती है कि अब बहुत हो गया, और फिर यहाँ पर वो घर आ जाती है और अपनी फ्रेंड लीना को भी बुलाई होती है और उसे बहुत ही खुश होकर बताने लगती है कि पता है उसे इतना चिल्लाने के बाद अब मुझे कितना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तो इसकी फ्रेंड इसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है कि फाइनली अब तेरा सपना पूरा हो गया अपने बॉस को डांटने का। शौकीती है कि वैसे तो मुझे उसके बारे में सोच कर ही वापस से गुस्सा आ रही है। तुम्हें नहीं लगता कि उसका दिमाग खराब है? तुम्हें पता है आज जो मेरी ब्लाइंडेड थी ना, उसे भी वो खराब करने के लिए वहां पर पहुंच गया था। इसकी फ्रेंड कहती है कि पक्का वो तुम्हें लाइक करता होगा। तो शाह कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि वो मुझे लाइक करे। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि अरे देखो ना, वो इतना गुड लुकिंग है और रिचेस्ट मैन है, तो एक बार उसे कंसीडर करके तो देखो। शाह कहती है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी हटा दी जाए तो वो है सच में बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग। इसकी फ्रेंड कहती है कि देखना, टाइम के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो शाह मना कर देती है कि मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है जो मैं उस जैसे पर्सन के ऊपर वेस्ट करना चाहूंगी। उससे अच्छा होगा कि मैं अपने टाइम का यूज करके अपनी पसंद की चीजें करूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि चलो अच्छा, अपसेट मत हो और बताओ तुम्हारी और क्या विश है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को इतनी रात को घर बुलाता है। तो वो कहता है कि आखिर इतनी रात में मेरा क्या काम है। तो जो यहाँ पर तुरंत ही उससे 50,000 ट्रांसफर कर देता है। तो फिर इसका फ्रेंड खुश हो जाता है और पूछता है कि बताओ क्या पूछना है। जो यहाँ पर अपने फ्रेंड से पूछता है कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये सुनकर इसका फ्रेंड डर जाता है और कहता है कि देख, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो जो पूछता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लगता हूँ। इसका फ्रेंड ये सुनकर कहता है कि तूने आज गलत मेडिसिन ले लिए, आज तो इतना होश में कैसे। जो पूछता है कि क्या मैं बातें करने में इजी हूँ। ये कहता है कि हाँ है, तो बस तूने मुझे रात में ना बुलाया होता तो सब ठीक होता। तो जो यहाँ पर अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए उसे 1 मिलियन और ट्रांसफर कर देता है और उसे बताने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है और उसकी ना जो एक पुरानी एम्प्लॉय है ना, वो अब अचानक से रिजाइन करना चाह रही है और वो ब्लाइंडेड पर, और वो उसे छोड़कर ब्लाइंडेड पर भी जा रही है। तो ये सोच सोच कर मेरे फ्रेंड को इंसोमिया हो गया है। तो इसका फ्रेंड हंसने लग जाता है और कहता है कि आखिर तेरे पास मेरे अलावा और कौन फ्रेंड है। देख, अच्छी बात है ना, तू किसी को लाइक करने लग गया, मैं तो तेरे लिए बहुत ही खुश हूँ। तो जो कहता है कि मैं अपनी नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बता दे मुझे कि मैं अपनी एम्प्लॉय को कैसे रोकूं। तो इसका फ्रेंड इसे आइडिया देने लगता है कि तू बस बॉसी हरकतें करना बंद कर दे और अपनी एम्प्लॉय को एक पार्टी ए की तरह समझ। तो जो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और फिर वो तुरंत ही शाह को मैसेज करके उसे रात में घर आने के लिए बोलता है। फिर अगली सुबह जब जो के फ्रेंड की नींद खुलती है तो वो उसे बालकनी के पास खड़ा देख के डर जाता है और उसके पास आके कहने लगता है कि प्लीज कूदना मत, किसी बात के लिए कौन अपसेट होता है, तू अभी इतना यंग है और मरने की क्या जरूरत है, कम से कम अपनी मम्मी के बारे में सोच या मेरी बारे में सोच ले। जोई से बताता है कि वो यहाँ पर नहीं आई और उसने उल्टा मुझे ब्लॉक भी कर दिए। तो इसका फ्रेंड इसे चिल्लाता है कि आखिर कौन आधी रात को एक लड़की को बाहर जाने के लिए बोलता है, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो का फ्रेंड उसे दूसरा आइडिया देने लगता है कि उसे क्या करना होगा। तो जो कहता है कि मैं समझ गया कि अब क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद ये दोनों मिलकर शाओ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसी शाओ यहाँ से निकलती है तो वो इन दोनों को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी दोनों जल्दी से उसे रोकते हैं और जो अपनी कार खोल के उसे बहुत सारे गिफ्ट दिखा रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तभी जोई से फ्लावर देते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ, जब से तुम छोटी थी तब से तुम्हारे डैड कर्जे में थे, इस वजह से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो ना, क्योंकि तुम अपने आप को वर्थलेस समझ रही हो। तभी शाह इसे चिल्लाते हुए कहती है कि इन 6 सालों में तुमने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया है और मुझे बिल्कुल भी पर्सनल स्पेस नहीं दी, ना फ्रीडम दी, ना लाइफ दी, और अब तुम कह रहे हो कि मैं अपने आप को वर्थलेस समझ रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं रिजाइन कर रही हूँ और मैं कहीं और पे जॉब भी ढूंढ लूंगी। जो कहता है कि तुम्हारा रिजाइन करना, दूसरी जॉब ढूंढना,
और ब्लाइंड डेट पर जाना, ये सारे एक्सक्यूजेस है ना मुझे प्रोवोक करने के लिए। तो शाओ इसे चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो और वो इसे छोड़कर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक कार रुकती है और वो लोग शाओ को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। फिर यहाँ पर ये गुंडे इसकी आंखें बंद करके रखते हैं और शाओ को लगता है कि यहाँ पर जो ने उसे किडनैप करवाया। वो कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दी और मैं रिजाइन कर रही हूँ, तो तुम ये सारी हरकतें करोगे। तभी ये लोग इसकी आंखें खोलते हैं और ये सोचती है कि आखिर जो कहाँ पर है। फिर यहाँ पर एक गुंडे शाओ को अपने बॉस से बात करवाते हैं, जो कि शाओ से पूछने लगता है कि जो की कंपनी का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। तब ये सुनने के बाद शाओ को समझ आता है कि ये तो जो की ट्रैवल कंपनी वाला कोई है। यहाँ पर वो साफ साफ कह देती है कि मुझे आखिर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में क्या ही पता होगा, मैं तो बस एक नॉर्मल सेक्रेटरी हूँ और बॉस मुझे कंपनी की इतनी डिटेल नहीं बताते हैं। फिर यहाँ पर ये गुंडा गुस्सा हो जाता है कि लगता है तुम अपना मुंह नहीं खोलने वाली हो ना, फिर तो तुम अब बचोगी नहीं। दूसरी तरफ जो अपने ऑफिस में अपनी लाइन की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कैसे वो शाओ को ये सारे गिफ्ट देगा और उसे डिनर के लिए पूछेगा। पर इतनी देर हो जाती है और शाओ अभी तक यहाँ पर आती नहीं है। तो ये सोचता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो कभी ऐसे लेट नहीं होती है और 5 मिनट भी लेट नहीं होती है। फिर ये तुरंत ही कॉल करके शाह की लोकेशन पता करने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये गुंडे तो शाह को हैरेस करने की कोशिश करने लग जाते हैं और तभी इतने में जो यहाँ पर अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है शाह को बचाने के लिए और जल्दी से उसकी रस्सी खोल कर कहता है कि तुम अब जाओ यहाँ से, मैं इन लोगों से नहीं पढ़ता हूँ। ये कहती है कि नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो जो कहता है कि तुम मुझ पे बिलीव रखो और फिर वो इन गुंडों से फाइट करने लगता है और तभी इतने में शाह को बचाते हुए जो को थोड़ी सी चोट लग जाती है। पर यहाँ पर वो एकदम ज्यादा वाली एक्टिंग करके दिखा रहा होता है कि जैसे वो अब भी पूरा मरने वाला है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करने लग जाता है और उसे आई लव यू कहते हुए बताता है कि वो उसके लिए कितनी मायने रखती है और कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे मरने के टाइम पर तुम मेरे साथ हो। ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी अभी भी लाइफ बची हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ हो, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो शाह उसे रोते हुए तुरंत ही हाँ बोल देती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, तुम ठीक हो जाओगे। तभी इतने में यहाँ पर जो का फ्रेंड आकर उसका कान नोचता है और कहता है कि आखिर तुम कब तक एक्टिंग करने वाले हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जो के घर आकर उसके बैग पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। तो ये कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए। सो इसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था और मैं तुम्हें खोने से डर रहा था, तो अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी है ना। तो शाओ से कहती है कि आज तुमने मुझसे क्लियरली झूठ बोला है। तो जो यहाँ पर दर्द में होने की एक्टिंग करता है तो ये पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। सो यहाँ पर इसे अपना हाथ टच करवाता है और कहता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। शाओ स्माइल करने लगती है और फिर वो अपनी फ्रेंड की बात याद करती है कि उसने भी इससे बोली थी कि वो इतना गुड लुकिंग है और रिचेस्ट मैन भी है, तो एक बार वो उसे कंसिडर करके तो देखे। अब यहाँ पर जो शाओ को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहला तो ये कि मैं तुम्हें 1 महीने के बॉयफ्रेंड ट्रायल पीरियड पे रखना चाहती हूँ। तो जो खुश होकर पूछता है कि अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया तो क्या मुझे रेगुलर जॉब मिल जाएगी। तो ये कहती है कि अब वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बाकी शर्तें भी बता देती हूँ। मेरी दूसरी शर्त है कि अब तुम मेरे साथ बॉसी बनना बंद कर दो, और तीसरी ये कि मैं जो बोलूंगी तुम उसके खिलाफ काम नहीं करोगे, और मेरी 9 to 5 वाली जॉब रहेगी, और उसके बाद तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे। फिर जो तो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही उससे डील कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओ आराम से उठती है और तभी इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हें जॉब के लिए जाना नहीं है, तुम लेट हो रही हो। शाओ कहती है कि फिक्र मत करो, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। और फिर यहाँ पर शाओ बहुत ही खुश होने लगती है कि फाइनली 6 साल बाद अब मेरी 9 to 5 वाली जॉब है। पर फिर वो अपसेट भी हो जाती है कि ये अच्छे दिन मेरे पास ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्दी अपनी सारी विश पूरी करूंगी ताकि मुझे कोई रिग्रेट ना हो। फिर इसके बाद वो जब यहाँ घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो से पिक करने आया होता है और इसे फ्लावर भी देने लगता है। तो यहाँ पर शाओ बहुत ही खुश होती है। फिर यहाँ पर जब वो कार में बैठती है तो ये उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि अब ये तुम्हारा 1 month ट्रायल बॉयफ्रेंड तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाला है। तो क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि ऑफिस की छुट्टी के बाद हमारा क्या प्लान होगा।
तो शाओ कहती है कि लू ने अभी हमें ज्वाइन किया है ना, तो आज उसकी कंपनी में डिनर पार्टी होगी। तो जोई से बताता है कि मैंने लू को अब्रॉड भेज दिया हूँ काम के लिए, तो अब हमारे पास कोई भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। तो शाओ कहती है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो। ये कहता है कि मैं तो पहले से ही था, तो चलो आज मैं तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। और इसके बाद जो शाओ को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है और ये सोचती है कि मैंने सोची ही नहीं थी कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में मैं सबसे पहली बार अपने बॉस के साथ जाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी छोटी सी विश थी जो कि अब पूरी हो गई है। फिर यहाँ पर जो शाओ को बैठा भी देता है और फिर उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं हर दिन तुम्हें सरप्राइजेस देने वाला हूँ। और आज हमारी फर्स्ट डेट है, तो ये हमारे लिए सेरेमनी की तरह है। और वह यहाँ पर म्यूजिक प्ले करने के लिए भी बुलाता है। शाह कहती है कि ये सब के लिए थैंक यू, लेकिन तुम अभी भी मेरे ट्रायल पीरियड वाले बॉयफ्रेंड हो, तो मैं तुम्हारा पूरी तरीके से फायदा तो नहीं उठा सकती। तो एक काम करते, हम लोग बिल को हाफ हाफ डिवाइड कर लेते। तो जो इसकी बात मान जाता है क्योंकि वो तो उसकी हर चीज सुनेगा ना। फिर यहाँ पर वो वेट्रेस को डिशेस लाने के लिए बोलता है और शाओ दिखती है कि यहाँ पर सारी महंगी महंगी डिशेस इसने ऑर्डर कर चुका है। ये सारे का प्राइस चेक करती है और शॉक हो जाती है। जो पूछता है कि क्या मेरी मंगाई हुई डिशेस तुम्हें पसंद नहीं आई, तो ये बेचारी शौक में कहती है कि नहीं नहीं बहुत पसंद आई है। फिर डिनर के बाद शाओ जब घर आती है तो इसकी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट डेट कैसी गई। तो शाओ कहती है कि तुम्हें पता है आज की डिनर पे मेरे 77,000 खर्चे हो गए और इतना महंगा डिनर करके तो मेरा सर दुख रहा है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या वो पागल हो गया है जो उसने तुम्हारे पैसे खर्च करवाया। तो शाओ कहती है कि मैंने इंसिस्ट करी थी कि बिल मैं पे करूंगी। शाओ कहती है कि तुम्हें पता है मैं उसे 1 महीने का ट्रायल पीरियड इसलिए देना चाहती थी ताकि हम दोनों को मैं एक मौका दे सकूं, पर मैंने सोची नहीं थी कि ये जो इतना ज्यादा ऐसे टाइप का होगा। मैं तो सच में इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसकी फ्रेंड पूछती है कि अब तुम कल क्या करने का प्लान कर रही हो, कल तुम डेट पर जाना चाहोगी या फिर एक पार्टी में। तो शाह कहती है कि ऑफ कोर्स मैं पार्टी में जाऊंगी, मेरे पास अच्छा एक्सक्यूज है उसकी डेट को मना करने का। फिर इसके बाद शाह जब यहाँ पर जो के ऑफिस में पहुंचती है तो वो इसे बताता है कि आज रात हम दोनों साथ में एक पार्टी में चल रहे हैं और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए पार्टी के लिए ड्रेस भी लेके रखा हूँ। शाह कहती है कि इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी करना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाने वाली हूँ। और फिर वो जल्दी से इसे बाय बोलकर भाग जाती है और यहाँ पर जो सोचता है कि तुम ऐसे मुझसे भाग नहीं सकती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर अपनी फ्रेंड की दी हुई पार्टी में पहुंचती है और यहाँ पर शाओ की फ्रेंड लीना कहती है कि ये बायलिन कितनी बेकार लड़की है जो अब्रॉड से आने के बाद तुरंत ही ऐसे शो ऑफ करने के लिए पार्टी रख रही है, मुझे तो यहाँ पर आना भी नहीं था। शाओ कहती है कि मैं भी कौन सा आना चाहती थी, मैं तो बस जो से बचने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो यहाँ पर आ ही गए हैं तो खाना एंजॉय करते हैं। फिर हम यहाँ पर बायलिन को देखते हैं जो कि इन लोगों की वही पुरानी क्लासमेट होती है जिसने ये पार्टी रखी है। वो एक वाइन में ड्रग मिलाकर वेटर को कह देती है इसे शाओ को देने के लिए। फिर शाओ ड्रिंक करने वाली होती है, इतने में दो लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि आखिर बायलिन ने इसे अपनी पार्टी में यहाँ पर क्यों बुलाई है। तो यहाँ पर शाओ की फ्रेंड लीना उसकी साइड लेते हुए इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग कुछ भी बातें मत करो, तुम लोग को पता भी नहीं है कि शाओ ने कितनी मेहनत करके अपनी फैमिली के सारे कर्जे भरी है। तो ये लोग और कहने लग जाते हैं कि इतनी जल्दी कोई इतने पैसे कैसे कमा सकता है, जरूर तुमने कोई गंदा काम ही करी होंगी। पर शाओ भी इन लोग को अच्छे से जवाब देती है और कहती है कि मेरे पैसे तो क्लीन है, लेकिन तुम लोगों को अपना सोचना चाहिए कि तुम लोग क्लब में जाके क्या करती हो। फिर ये दोनों लड़कियां पर शाओ के ऊपर और गुस्सा आने लग जाती है, तो बीच में बायलिन आकर इन लोग को रोकती है कि हम सभी पुराने क्लासमेट है ना, तो लड़ाई नहीं करते, चलो ड्रिंक कर रहे। और फिर शाओ को यहाँ पे ड्रिंक करवाने के लिए बायलिन यहाँ पर टोस्ट करने का एक्टिंग करती है, तो सभी लोग यहाँ पे टोस्ट करते हैं और शाओ वो ड्रिंक कर लेती है। हम देखते हैं यहाँ पर जोको जो कि अपने फ्रेंड के साथ यही पार्टी में आ रहा होता है और तभी हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि अब ड्रग की वजह से नशे में हो जाती है। लीना उसकी फिक्र करने लगती है, तभी इतने में बायलिन आकर कहती है कि लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है, मेरे होटल में और भी रूम है तो चलो मैं जाती हूँ इसे रेस्ट करवाने के लिए। और फिर बायलिन तो शाओ की रेपुटेशन खराब करने के लिए उसे किसी आदमी को दे देती है रूम में जाने के लिए और साथ ही उसका वीडियो भी बनाने के लिए। अब यहाँ पर शाओ को जैसे ही होश आता है तो वो अपने सामने ये दोनों आदमी को देखकर यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है, पर ये लोग इसे यहाँ से जाने नहीं देते।
हम देखते हैं कि जो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में शाओ को ढूंढ रहा होता है और उसका फ्रेंड कहता है कि तूने तो बोला था कि शाओ पार्टी में आई है, तो वो कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लीना शाओ को ढूंढ रही होती है और वो यहाँ पर लड़कियों से पूछने लगती है कि शाओ अपना फोन भी नहीं उठा रही है, तो वो कहाँ चली गई। तो यहाँ पर कोई भी उसे बता नहीं रहा होता है कि शाओ को बाइलिन कहाँ पर लेकर गई है। फिर यहाँ पर जल्दी से ये सुनकर जो इसके पास आता है और ये बताने लगती है कि शाओ मिसिंग है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो शाओ को ढूंढने में। शाओ को पता नहीं अचानक से चक्कर आ रहे थे और उसकी तबीयत बहुत ही खराब लग रही थी और फिर बाइलिन उसे अपने साथ पता नहीं कहाँ लेके चली गई। फिर जो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर शाओ को ढूंढने के लिए निकलता है और वो यहाँ पर उसे ढूंढते हुए रूम में पहुंच जाता है। जो का फ्रेंड इन दोनों आदमियों को मारने में हेल्प करता है और जो यहाँ पर शाओ के पास आकर कहता है कि ये मैं हूँ, मैं तुम्हें अब भी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। फिर वो जल्दी से यहाँ पर शाओ को उठा के लेके जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर बाइलिन पहुंच जाती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। जो कहता है कि एक्टिंग करती रहो। तो ये कहती है कि 8 साल हो गए और तुम्हें अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं। तो जोई से कह देता है कि अगर मुझे पता चला कि इस मैटर का तुमसे लेना देना है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो यहाँ से शाओ को लेकर चला जाता है। पर बाइलिन तो यहाँ पर सोच लेती है कि जो तुम मेरे एक दिन होके रहोगे। फिर हम देखते हैं कि जो शाओ को रूम में लाने के बाद कहता है कि मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, पर ये तो इसे रोक लेती है। तो जो कहता है कि ठीक है फिर अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर अगली सुबह जब शाओ की नींद खुलती है तो वो इसे देखकर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि क्या चल रहा है। फिर वो इसे मारने लग जाती है और कहती है कि तुम कितने बड़ी शेमलेस हो। जो कहता है कि ध्यान से देखो, ये सब तुमने मेरे साथ करी हो तो ठीक से पहले याद कर लो कि किसने किसका फायदा उठाया है। फिर शाओ यहाँ पर याद करने लग जाती है कि कल रात उसने क्या क्या करी है। फिर वो इसे कहती है कि सॉरी मुझे कल रात के बारे में याद नहीं। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम बस इतना याद रख लो कि तुम्हें अब मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पर शाओ तो इसे कुछ जवाब नहीं देती और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ की फ्रेंड लीना उसे पूछती है कि क्या सच में तुम दोनों के बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ। तो ये नहीं कहती है। तो इसकी फ्रेंड को काफी शौक लग रहा होता है कि उसने आखिर अपने आप को कंट्रोल कैसे किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लू को, जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है और इसके फ्रेंड को भी पता लग जाता है कि उसने शाओ के साथ नाइट स्पेंड करके है। तो जो का फ्रेंड उसके लिए खुश होता है कि अब वो अपनी बंदी को भागने ना दे और फिर से बताता है कि जो आदमी उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब 5 साल की जेल हो जाएगी। तो जो यहाँ पर अपने फ्रेंड को बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो ये बहुत ही खुशी खुशी कहता है कि ठीक है अब वो 5 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भर जेल में रहेंगे। फिर ये जानने के बाद जो को खुशी मिलती है कि ये हुई ना बात। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो शाओ के साथ तो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और वो इसे थैंक्स बोलती है और साथ ही ये भी कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पिछली बार जो बंदा कंपनी में सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और जिसने मुझे किडनैप किया दोनों सेम वही मिस्टर वांग है। जो यहाँ पर इसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना तो तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। तभी शाओ के डैडी सुन लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम मेरे होने वाले सन इन लॉ हो। अब देखो तुम इतने अमीर हो तो ब्राइड प्राइस के तौर पे तुम कम से कम 10 मिलियन तो हमें दोगे ही ना। तो जो इसके लिए हाँ बोलता है। तो शाह कहती है कि डैड आप कैसी बात कर रहे हैं। तो इसके डैड कहते हैं कि ये 100 मिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है तो बस 10 मिलियन मांग लेना कौन सी बड़ी बात हो गई। और वैसे भी मैंने तुम्हें पाल के इतना बड़ा किया हूँ तो कम से कम ब्राइड प्राइस तो ले ही सकता हूँ, इसमें क्या गलत है। शाओ अपने डैड को रोकने लगती है तो वो चुप नहीं होते और कहते हैं कि अब तो मुझे 10 मिलियन के साथ एक विला भी चाहिए और साथ ही एक लग्जरी कार भी चाहिए। जो शाओ के डैड को चिल्लाता है कि आप कैसे डैड हो जो अपनी बेटी को चीज समझकर उसे बेच रहे हो। फिर यहाँ पर शाओ भी कहने लगती है कि डैड आपने लिमिट क्रॉस करी है। तो इसके डैड इसे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, मैं जो चाहे वो करूँ। और फिर वो जाकर कार में बैठ जाते हैं और जो से कहते हैं कि अगर तुम मेरी शर्तें नहीं मानोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे होने नहीं दूंगा, और वो चले जाते हैं। फिर जो यहाँ पर शाओ की फिक्र कर रहा होता है कि तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि नहीं, और वो सोचती है कि मेरे डैड का इतना लालचीपना देखकर अब ये तो मुझसे दूर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बाइलिन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात कर रही होती है कि अब वो 8 साल बाद अब्रॉड से वापस आ गई है और अब वो जो से शादी करेगी क्योंकि वैसे भी 8 साल पहले उन दोनों की शादी फिक्स हुई थी।
पर वो ही उसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन अब ये उससे शादी करके उसकी कंपनी का फायदा लेना चाहती है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो को देखते हैं। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे एक बुक देता है और बताता है कि इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स है जिससे तू शाओ का दिल जीत सकता है। फिर जो तो बड़ा खुश हो जाता है और तभी इतने में इसके घर पे इसकी मॉम अब्रॉड से वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो की मॉम के गार्ड शाओ को लेकर जबरदस्ती जो की मॉम के पास ले आते हैं। यहाँ पर शाओ कह देती है कि आंटी आपको मुझसे जो बात करनी है आप डायरेक्टली बोल सकती है। तो जो की मॉम भी कहती है कि ठीक है फिर मैं डायरेक्टली बात करती हूँ, ये लो 10 मिलियन और मेरी बेटी को छोड़कर चली जाओ। तो शाओ ये 10 मिलियन लेने से मना कर देती है कि आंटी इसे आप अपने पास ही रखो। तो जो की मॉम कहती है क्या तुम्हें ये कम लग रहे हैं? देखो ज्यादा लालची मत बनो, क्योंकि तुम मेरे बेटे के लिए एक अच्छी मैच नहीं हो। तो चाहे जो हो जाए मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगी। तो शाओ कहती है कि आंटी मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जो और मैं दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है ही नहीं। तो आपको ये 10 मिलियन मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वो मन में सोचती है कि वैसे भी मैं मरने वाली हूँ तो ये पैसे तो मेरे डैड ही ले लेंगे। अब यहाँ पर जो की मॉम इंसिस्ट करती है कि देखो ले लो, तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि 10 मिलियन कोई कम अमाउंट नहीं होती है। शाओ फिर भी लेने से मना करती है तो जो की मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर वो शाओ से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो ऐसे टाइप का कैसे है कि उसे किसी से भी प्यार करना नहीं आता। शाओ पूछती है कि क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट है। तो जो की मॉमी से बताने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं 6 महीने पहले जो जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैसे उसके डैड यहाँ पर उसकी मॉम को चीट कर चुके होते हैं और उसके डैड की अपनी मिस्ट्रेस के साथ लड़ाई हो रही होती है। और वो जो को देखकर उसे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक सबक देना चाहता हूँ कि लड़कियां कोई अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनसे दूर रहना। और फिर जो के डैड तो उस मिस्ट्रेस को मारने के चक्कर में खुद भी नीचे गिर के मर जाते हैं और जो अपने डैड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख लेता है। अब ये सारी चीजें जो की मॉम शाओ को बताते हुए कहती है कि मेरा बेटा असल में बहुत ही अच्छा है, वो बस रूथलेस बनने की कोशिश करता है लेकिन असल में तो वो फैमिली का बहुत ही ख्याल रखता है। लेकिन अपने डैड की ट्रॉमा की वजह से वो लड़कियों से दूर रहने लग गया था और उसकी लाइफ में तुम ही एक लड़की हो जिसने उसके साथ 6 साल काम करी है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में प्यार नहीं है तो क्या हुआ, अफेक्शन तो है ना। तो मैं एक मॉम होने के नाते चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को प्यार करना सिखाओ। तो शाओ भी जो के बारे में ये सब जानने के बाद उसकी मॉम से कह देती है कि वो हेल्प करने के लिए तैयार है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो की मॉम ने एक पार्टी रखी होती है जहाँ पर वो शाओ को अपने साथ लेकर पहुंचती है और वो उसे अपने बेटे जो के सामने लाकर खड़ा कर देती है और शाओ जो से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। फिर हम देखते हैं कि शाओ और जो सभी के सामने बहुत ही अच्छा डांस करते हैं और फिर यहाँ पर जो अनाउंस करता है कि मेरी सेक्रेटरी शाओ मेरी फियांसी है, मेरी होने वाली वाइफ। तो ये सुनकर तो शाओ यहाँ पर पूरी शॉक हो जाती है और फिर जो तो यहाँ पर इसे रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और फिर सभी यहाँ पर इन लोग को चीयर करने लग जाते हैं कि शाओ को हाँ कहनी चाहिए। शाओ तो यहाँ से भागने का सोच रही होती है कि स्क्रिप्ट में तो ये सब था ही नहीं। तभी जो की मॉम यहाँ पर शाओ को इशारे करने लगती है कि उसे हाँ बोल देना चाहिए। पर तभी इतने में यहाँ पर बायलिन आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। और फिर वो जो का हाथ पकड़ते हुए सभी को बताने लगती है कि जो की फियांसी मैं हूँ। ये सुनकर यहाँ पर शाओ भी शॉक रह जाती है। जो इससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो बायलिन कहती है कि तुम भूलो मत, हमारी शादी 8 साल पहले ही डिसाइड हो गई थी और मेरे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो अब ये मत कहना कि तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली के साथ शादी का प्रॉमिस तोड़ना चाहते हैं। फिर सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि सच में उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और जब उसके पास पहले से ही फियांसी है तो आखिर ऐसे कैसे वो किसी दूसरी लड़की को प्रपोज कर सकता है। और ये लोग तो जो को कंसीडर करने बोलते हैं कि बाई फैमिली बहुत ही पावरफुल फैमिली है जिनसे शादी करने के बाद उसका अच्छा ही है। शाओ यहाँ पर जो से कहती है कि क्या ये तुम्हारी फियांसी है, तो वो मना करता है। तो बायलिन कहती है कि झूठ मत बोलो, हम दोनों के बीच की मैरिज एग्रीमेंट में लेकर आई हूँ। तो ये बताता है कि हमारी बीच की शादी तो कब का खत्म हो चुकी है। फिर यहाँ पर जो की मॉम भी इससे कहने लगती है कि बायलिन तुम अपने आप को क्या समझती हो, जब 8 साल पहले हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी तो तुम शादी को छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, तो आखिर तुम इतनी शेमलेस कैसे हो कि अब्रॉड से वापस आकर फिर से शादी की बात कर रही हो। अब तभी यहाँ पर शाओ कहने लगती है कि पहले मेरी चीजें क्लियर करो, क्या सच में तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी।
तो जो और उसकी मॉम हाँ कहते हैं। फिर शाओ कहती है कि यानी अभी तक तुम दोनों की एंगेजमेंट टूटी नहीं थी ना। और फिर ये इसे चिल्लाने लगती है कि जब तुम्हारे पास पहले से ही फियांसी थी तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। जो कहता है कि पहले मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। तो कहती है कि चुप हो जाओ, और वो इसे इसकी रिंग निकाल कर दे देती है और कहती है कि पहले अपनी चीजें हैंडल करो फिर ही मेरे पास आना। और फिर शाओ तो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर यहाँ पर बायलिन जो को रोकने की कोशिश करती है पर वो इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर शाओ के पीछे जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ से रोते हुए जाने लगती है और वो जो की मॉम को कॉल करके कह देती है कि अब आप जो की हेल्प करने के लिए किसी और को रख लो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। फिर ये सोचती है कि अच्छा ही है, वैसे भी अब मुझे उसके साथ और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों सेम दुनिया से बिलोंग नहीं करते। अब तभी इतने में जो यहाँ पर पहुंच जाता है शाओ को रोकने के लिए, पर वो इसे पुश कर देती है और वो बेचारा स्विमिंग पूल में गिर जाता है और ये यहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ से रोते हुए जा रही होती है और जू का इतना कॉल आ रहा होता है पर ये उसका एक भी कॉल नहीं उठाती। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जब कंपनी जाने के लिए निकल रही होती है तभी यहाँ पर इसे बायलिन मिलने आती है और वो इसे अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाती है और कहती है कि अब तुम मेरी और जो की एंगेजमेंट के बारे में क्लियर तो हो गई हो ना। तो शाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा इस सब में बात करके कोई फायदा नहीं है तो मैं जा रही हूँ। और फिर शाओ जब यहाँ से जाने लगती है तो बायलिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हें सच में लाइक करता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम बस मेरी सब्स्टिट्यूट हो। शाओ ये सुनकर शॉक होती है और बायलिनी से बताने लगती है कि जो और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और हम दोनों की एंगेजमेंट बचपन से ही तय हो गई थी, पर 8 साल पहले जब जो की फैमिली बैंकरप्ट हुई तो मेरे मॉम डैड ने मुझे फोर्सली अब्रॉड भेज दिया क्योंकि वो मेरी फिक्र कर रहे थे। पर मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से जो ने ये सारी चीजें अकेले फेस किया है तो मेरी गलती भी है। और फिर उसने मुझसे गुस्सा होकर अपने लिए एक सब्स्टिट्यूट रख लिया तो इस वजह से मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगी। तो शाओ तो इसकी कोई भी बातों पर बिलीव नहीं करती है और कहती है कि तुम अपनी ये झूठी स्टोरी मुझे सुनाना बंद कर दो। तो बायलिन इसे समझाने लगती है कि मैं और जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और तुम मेरी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। तो शाओ कहती है कि अगर तुम जो को इतना ही लाइक करती हो तो उसके पीछे जाओ ना, मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो, मैं ये सब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बायलिन से कहती है कि मैं बस तुम्हें रिमाइंड कर रही हूँ कि तुम मेरे जो को सेड्यूस करना बंद कर दो। देखो उसने सभी के सामने तुम्हें प्रपोज किया तो क्या हो गया, उसकी एंगेजमेंट मेरे साथ तय है तो एक ना एक दिन उसे मेरा ही होना है और उसकी और मेरी शादी होके रहेगी। अब तभी शाओ को जो का कॉल आने लगता है तो बायलिन कहती है कि उसका कॉल उठाओ और बताओ कि तुम मेरे साथ हो, उसे भी तो पता लगे कि उसकी वाइफ और मिस्ट्रेस साथ में है। अभी इतने में हम देखते हैं कि जो का फ्रेंड यहाँ पर इन दोनों की फोटो लेकर जो को भेज देता है और फिर जो तुरंत यहाँ पर पहुंच जाता है। शाओ इसे देखकर जाने लगती है तो जो जल्दी से शाओ को रोकता है और कहता है कि पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। हाँ मेरी एंगेजमेंट उसके साथ थी तो क्या हुआ, वो बस नाम की थी। और शाओ को अब यहाँ पर बायलिन की बातें सही लग रही होती है इसलिए वो इसे गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर वो यहाँ रात में जो के बारे में याद कर कर के रोने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते के साथ ही वो अपने आप को समझाती है कि मुझे फालतू चीजों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। फिर इसके बाद शाओ कंपनी में होती है। जैसे ही जो आता है तो वो बहुत ही गुस्से में अपने ऑफिस चला जाता है और फिर बायलिन यहाँ पर जो से मिलने आती है तो शाओ इसे रोकने लगती है कि तुम बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती। बायलिन कहती है कि मैं उसकी फियांसी हूँ और मैं जाके रहूंगी। तभी इतने में जो बाहर आता है और बायलिन से कहता है कि तुम ऑफिस में आ जाओ और वो शाओ को उसके लिए कॉफी बना के लाने बोल देता है। फिर यहाँ पर शाओ तो अपसेट हो जाती है और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बायलिन से कहता है कि मैंने तुम्हें अंदर इसलिए लिया हूँ ताकि मैं तुमसे सारी चीजें क्लियर कर सकूं कि तुम्हारी और मेरी शादी कैंसिल है। तो बायलिन यहाँ पर इसे धमकाने लग जाती है कि अगर तुम हम दोनों की शादी कैंसिल करोगे ना तो हमारी जो बीच की कंपनी की डील है वो भी कैंसिल हो जाएगी और फिर तुम्हारी कंपनी का कितना लॉस होगा। और फिर सभी शेयर होल्डर भी इतने इजीली इस बात के लिए मानेंगे नहीं क्योंकि उनका भी लॉस हो जाएगा। तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक डील करो, बस 1 महीने के साथ हमारी ये मैरिज रहने दो। जब हम दोनों की फैमिलीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तुम ये बिजनेस मैरिज खत्म कर देना, फिर इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इस चीज के लिए मानते हुए उसे डील कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि बायलिन यहाँ पर जानबूझ के जो के क्लोज जा रही होती है शाओ को दिखाने के लिए। जैसी शाओ यहाँ कॉफी लेकर आती है तो वो ये देख कर
बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्से में चली जाती है। फिर इसके बाद बालिन यहाँ पर शॉ के पास आती है और कहती है कि अगली बार ना हम दोनों को थोड़ी प्राइवेट स्पेस दे दिया करना। अब उसके और मेरे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो हम दोनों को भी थोड़ा टाइम चाहिए थोड़ा क्लोज होने के लिए। फिर बालिन के जाने के बाद जो यहाँ पर शॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो वो इसे चिल्लाती है और कहती है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जो कहता है कि वो जानबूझ के तुम्हें दिखाने के लिए एक्ट कर रही थी और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए तुम जेलस मत हो। तो शाओ से कहती है कि पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी फियांसी है, तो तुम लोग कुछ भी करो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि ये काम का टाइम है, तो इसमें हम पर्सनल मैटर ना डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए अब तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो। जो कहता है कि ठीक है ये काम का टाइम है ना, तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ अब काम करने चलो। अब तुम मेरे साथ मॉल के इंस्पेक्शन के लिए चलोगी और साथ ही मेरी मॉम के बर्थडे के लिए गिफ्ट चूज करने में मेरी हेल्प करोगी। शाह कहती है कि तुम्हारी मॉम का बर्थडे तो 3 महीने बाद है ना। तो ये कहता है कि तुम्हारा मेरे साथ चलना तुम्हारी जॉब का हिस्सा है एज अ सेक्रेटरी। फिर यहाँ पर शाह को तो मानना ही पड़ता है और फिर जोई से अपने साथ एक ज्वेलरी स्टोर में लेके जाता है और कहता है कि देखो ये नेकलेस कितने अच्छे हैं, तुम ट्राई करना चाहोगी। तो यहाँ पर जो सेल्स गर्ल होती है वो यहाँ पर बायलिन की साइड होती है और कहने लगती है कि लगता है ये आप मिस बायलिन के लिए लेना चाहते हैं। जो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि अब भी मेरे सामने से निकल जाओ और अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी जरूरत नहीं है। और फिर जो शाह से कहता है कि ये नेकलेस तुम पहनना चाहोगी। तो शाही से मना करने लग जाती है कि मैं बस तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ और मैं इन ज्वेलरी के लायक नहीं। तो जो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम समझ सको कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। इतने में यहाँ पर बायलिन आ जाती है और वो डायमंड नेकलेस देखकर कहती है कि अरे वाह ये मेरे लिए अच्छा है, तो फियांसी तुम मुझे ये दे रहे हो ना। तो जो इसके लिए मना करता है कि मैं क्यों तुम्हें दूंगा। तो ये सुनकर शाओ भी शौक रह जाती है कि ये से मना क्यों कर रहा है। तो बायलिन कहती है कि कम से कम पब्लिक प्लेस में तो मेरी बेइज्जती मत करो। फिर जो यहाँ से चला जाता है और बायलिन यहाँ पर शॉ के पास बैठकर उसे बुली करने लगती है और उसे कहती है कि तुम कितनी बेकार लड़की हो ना, मैंने तुम्हें इतना वार्न करी फिर भी तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को सेड्यूस करने यहाँ पर आ गई। शॉ इसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ और आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो बायलिन इसे कहती है कर बहुत ही गुस्सा होता है और शाह का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है। पर इतने में यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और बायलिन जल्दी से जाकर जो का हाथ पकड़ लेती है और रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि लगता है आप यहाँ पर मिस बायलिन के लिए रिंग लेने आए थे। तो यहाँ पर वो भी अच्छे से अपनी रिंग दिखाने लगती है कि हाँ हम लोग रिंग चूज करने आए थे और बायलिन ये सारी चीजें अपने प्लान के हिसाब से कर रही होती है और सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर इन दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो शाओ ये देखकर बहुत ही अपसेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है और फिर जो भी देखता है कि यहाँ पर शाओ नहीं है और बायलिन यहाँ पर जो को छोड़ ही नहीं रही होती है, पर फिर भी वो कैसे भी करके इससे और रिपोर्टर से पीछे छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ से जा रही होती है तभी इसे जो का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो ये कहती है कि अब मेरी काम की छुट्टी हो गई है तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं और वो कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वो कंपनी में होती है तो यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज उसे सुनाने के लिए जानबूझ के बातें करने लगती है और कहती है कि पता नहीं वो शाओ अपने आप को समझती क्या है जो बॉस की वाइफ बनने के सपने देख लिए। सच में वो एक मिस्ट्रेस है जो बॉस और उनकी वाइफ के बीच में आ रही है। उसे तो शर्म भी नहीं आती, अब बॉस की वाइफ आ गई है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पर जो को देखते हैं, उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम चाहे जो कर लो, मैं कभी भी उस बायलिन को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाऊंगी। मुझे शाओ अच्छी लड़की लगती है और मैं चाहती हूँ कि वही मेरी डॉटर इन लॉ बने। जो कहता है कि मॉम मैं भी यही चाहता हूँ, तो आप फिक्र मत करो, मैं जाकर शाओ को एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपनी पहुंचने के बाद शाओ को ऑफिस में आने के लिए बोलता है और फिर उसे गिफ्ट देने लगता है, पर तभी वो तो रिजाइनेशन लेटर देती है। तो ये देखकर वो कह देता है कि मैं रिजाइन के लिए एग्री नहीं कर रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ और फिक्र मत करो, मैं 1 महीने में पहले अपना सारा काम हैंड ओवर कर दूंगी फिर ही यहाँ से जाऊंगी। जो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने बोला ना बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सारी चीजें सॉल्व करता हूँ। शाओ कहती है कि रिजाइनेशन करना ये मेरा डिसीजन पहले से ही था और वैसे भी तुम दोनों की शादी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे तुम्हारी दुनिया से दूर रहना है। जो बताता है कि मैं बायलिन से शादी नहीं करने वाला हूँ, बस उसकी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है
मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, फिर मैं उससे अपनी शादी तोड़ लूंगा। शॉ कहती है कि ये सारे बहाने करना बंद करो, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस इस पे साइन करो और मुझे अपनी लाइफ से दूर करो। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए तो मेरे अलावा किसी और को ढूंढ लो, मैं तो नहीं बनने वाली हूँ। जो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्लियरली बोलोगी? तो ये इसे बताती है जो बाइलिन ने इसे बताई थी कि वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और बचपन में दोनों की शादी तय हुई थी। और फिर जब दोनों अलग हो गए तो इसने अपने प्यार को याद करते हुए इसे अपनी सब्स्टिट्यूट बना लिया। शाओ जब ये सारी चीजें से कहती है तो ये कहता है कि ये सारी रूमर तुम्हें किसने बताया, ये सब फेक है। तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसके ऊपर केस करूंगा और उसे बैंकरप्ट कर दूंगा। और फिर जो यहाँ पर शाओ के पास आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरा बाइलिन के साथ ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं, हम दोनों बस एंगेज्ड हुए थे, लेकिन मैंने कभी उससे प्यार नहीं करा हूँ। शाओ से कहती है कि उसे बाइलिन ने सब बताई थी, तो ये कहता है कि रुको, अब मैं उसके साथ अपनी शादी तोड़ कर रहूंगा। और फिर जो यहाँ पर शाओ को लेकर बाइलिन के घर पहुंच जाता है और उसे चिल्लाता है कि अपनी ये डिस्गस्टिंग ट्रिक्स खेलना बंद कर दो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं, और फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर बाइलिन के डैड जो को चिल्लाने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी से किस तरीके से बात कर रहे हो। जो कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं यहाँ पर हमारे बीच की शादी कैंसिल करने आया हूँ। तो बाइलिन के डैड जो को चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुमने हमारी फैमिली को मजाक समझा हुआ है। तो जो कहता है कि ये शादी तो 8 साल पहले ही टूट गई थी, जब हमारी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी और आप लोगों ने हमारी हेल्प करने के बजाय हमारा साथ छोड़ा था। फिर यहाँ पर शाओ तो शॉक रह जाती है कि इसने मेरे लिए अपनी शादी तोड़ दिया। जो यहाँ पर बाइलिन के डैड से ये भी कह देता है कि मैं अब आपकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर रहा हूँ। तो ये सुनकर बाइलिन और उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ने की वजह से तुम्हें हमारी फैमिली का नुकसान का पैसा भरना पड़ेगा। तो जू भी कह देता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं भर दूंगा। अब यहाँ पर शाओ जो से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो। तभी बाइलिन शाओ को चिल्लाने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है। तो यहाँ पर जो जल्दी से इसे रोकता है और चिल्ला कर कहता है कि इसका शाओ से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं भी होती ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करता, और आज मैं अपना वो मैरिज एग्रीमेंट और अपनी फैमिली का हेirloom लेकर ही जाऊंगा। फिर बाइलिन के डैड उसे गुस्से में मैरिज एग्रीमेंट दे देते हैं और वॉर्न भी कर देते हैं कि अब वो उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर बाहर आने के बाद शाओ यहाँ पर जोर से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो ये कहता है कि जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ वैसे तुम भी हमारे रिश्ते के लिए एक एफर्ट्स तो लेकर देखो। तुमने अब तक उस बाइलिन की बातों में आकर अपनी मन की सारी चीजें सोची पर मेरी एक भी बात पर बिलीव नहीं करी। अब यहाँ पर शाओ मन में सोच रही होती है कि सच में उससे ऐसा प्रोटेक्ट करने वाला मैन कहीं नहीं मिलने वाला जो उसे इतना लाइक करता है। जो पूछता है कि क्या सच में तुम अभी तक मुझे अपना रेगुलर बॉयफ्रेंड नहीं बनाने वाली हो, मेरे से अच्छा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शाओ कह देती है कि मैं रेडी हूँ। ये सुनकर जो बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से शाओ को हक करता है। फिर यहाँ पर दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं और इसके बाद जो बाइलिन की फैमिली को पैसे भरने के लिए अपने कंपनी के एसेट्स वगैरह बेचने लगता है। शाओ को ये देखकर बुरा लग रहा होता है, तो जो कहता है कि सोचो अगर मैं फ्यूचर में गरीब हो गया तो भी क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तो वो हाँ कहती है और वो याद करने लगती है कि कैसे जो ने उसे प्रपोज किया और उसे इतना सपोर्ट किया और उसे अपना प्यार दिखाया। फिर ये कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और इसलिए नहीं कि तुम एक सीईओ हो, तुम हो इसलिए। फिर दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं दोनों साथ में मिलकर बाइलिन की फैमिली और सभी शेयर होल्डर के साथ यहाँ पर मीटिंग में होते हैं। हम देखते हैं कि बाइलिन और उसके डैड यहाँ पर सभी शेयर होल्डर को अपने साइड करके रखे होते हैं और जो की कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं, पर जो के पास पहले से ही बाइलिन के डैड की सारी फ्रॉड की इंफॉर्मेशन होती है और वो यहाँ पर ये प्रूफ कर देता है और फिर उसके डैड को यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करके लेके जाते हैं और फिर ये सभी शेयर होल्डर चुपचाप से जो के साइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो फिर से शाओ को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो कहती है कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, अभी तो हमने जल्दी एक दूसरे को रियल में डेट करना स्टार्ट किए थे। तो जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ इसलिए।
पर फिर भी यहाँ शाओ सोच में पड़ी होती है। तभी यहाँ पर जू की मॉम इसे साइड में लेकर जाती है और उसे 10 मिलियन देखने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को प्यार करना सिखा दी, तो जैसी हमारी डील हुई थी। यहाँ पर वो कह देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, और तभी इतने में यहाँ पर जो आकर ये सब सुन लेता है और शाओ को चिल्लाने लगता है कि क्या वो उसके साथ बस ये सब फेक कर रही थी। तो यहाँ पर शाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर जो इसकी बात नहीं मान रहा होता है। और तभी यहाँ पर शाओ बेहोश हो जाती है। फिर उससे हॉस्पिटल में जब होश आता है तो वो जो से माफ़ी मांगती है और उससे बताती है कि उसकी मॉम ने उसे ऑफर दी थी, पर ये बस उसकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए इसने उसकी मॉम को हाँ बोली थी। वो कहती है कि लेकिन जो मैंने तुम्हें बताई कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, ये सब रियल था और कुछ भी फेक नहीं था, पर मैं हम दोनों के रिश्ते के लिए इसलिए नहीं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। और वो इसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है। तो जो बताता है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता लग गया था कि तुम्हें लग रहा है कि तुम बीमार हो, लेकिन मैंने तुम्हारी असली रिपोर्ट देखा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो और वो रिपोर्ट गलत थी जो तुमने देखी थी। पहले तो यहाँ पर शाह को यकीन नहीं हो रहा होता है, पर फिर जो के बताने पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जो फिर से उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है तो वो मान जाती है और रिंग पहन लेती है। फिर हम देखते हैं कि शाह के डैड भी अब सुधर गए होते हैं और वो उसे पुरानी चीजों के लिए माफी मांगते हैं और वो शाह को थैंक्स भी करते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की थी सभी को मेरा कर्जा भरने में। शाह और उसके डैड के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि फाइनली शाओ और जो की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों की फैमिलीज बहुत ही हैप्पी होते हैं। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा